morning everybody. Welcome to our channel Vidhik Sarthi. Today we are discussing here a new topic extortion. एक्सटोर्शन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और ये जो एक्सटोर्शन है इसे उद्यापन भी कहा जाता है हिंदी में। इसका प्रोविज़न कहाँ पर है? इसका प्रोविज़न आईपीसी के चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लेते हैं। इसे सेक्शन 383 से लेकर 389 तक में दिया गया है। अब एक्सटोर्शन का जो ऑफेंस है, हम इसका नेचर भी देख लेते हैं कि इसका नेचर क्या है। अगर नेचर की हम लोग बात करें तो ये अपराध कैसा है? ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कैसा ऑफेंस है? ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये संज्ञेय अपराध है। और कैसा अपराध है ये एक नॉन बेलेबल है, गैर जमानती है। इट मीन्स इसमें अधिकार के साथ बेल नहीं मांगी जा सकती। साथ ही साथ ये कैसा ऑफेंस है? ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। लेकिन जनरली इसको स्टार्ट करने से पहले इसको बताने से पहले हम लोग इसका सिंपल मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। और सिंपल मीनिंग डिस्कस करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। कि जब एक्यूज पर्सन किसी व्यक्ति को डराता है, धमकाता है, किस लिए डराता धमकाता है? कि वो उस एक्यूज पर्सन को कोई प्रॉपर्टी दे दे या कोई धन दे दे जिसे पाने के लिए वो व्यक्ति हकदार नहीं है। इट मीन्स क्या? इट मीन्स इल्लीगल तरीके से वो धन प्राप्त करता है या कोई संपत्ति प्राप्त करता है। तब क्या कहा जाता है? तब ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति एक्सटोर्शन का ऑफेंस करता है। चलिए, ये एक सिंपल मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। और अब हम लोग आईपीसी के अकॉर्डिंग इस प्रोविज़न को देख लेते हैं कि हमारी आईपीसी इसके बारे में क्या कहती है। तो आईपीसी का जो सेक्शन 383 है ना, 383 है, ये एक्सटोर्शन की डेफिनेशन की बात करता है। ये उद्यापन को परिभाषित करता है। और परिभाषित करते हुए क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, स्वयं उसको या किसी अदर पर्सन को इंटेंशनली, जानबूझकर क्षति पहुंचाने का भय दिखाता है ना, उसको इंजर्ड करने का डर दिखाता है और इस प्रकार भय में डाले गए किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ देने के लिए, है ना, कौन सी चीज़ देने के लिए? जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके, डिलीवर करने के लिए उकसाता है। तब कहा जाता है कि वह एक्सटोर्शन करता है। वह क्या करता है? वह जो है उद्यापन का अपराध करता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है। 383 में इसको जो है परिभाषित किया गया है। अब हम इसके दृष्टांत को देख लेते हैं कि इसकी इलस्ट्रेशंस क्या कहती हैं। और इसमें जो पहले इलस्ट्रेशन है ये कहती है कि ए जेड को धमकी देता है ना। किस चीज़ की धमकी देता है? कि यदि जेड ने उसे धन नहीं दिया तो वो उसके खिलाफ मानहानिकारक अपमान, है ना, मानहानिकारक अपमान लेख पब्लिश कर देगा। डेफेमेटरी ना, मानहानिकारक लेख उसके बारे में प्रकाशित कर देगा, पब्लिश कर देगा। अब ए का जेड को इस तरह से थ्रेट देना, धमकी देना और धन लेने के लिए बेईमानी से उसे उकसाना, तो ये सारा एक्ट क्या कहलाएगा? ये एक्ट एक्सटोर्शन कहलाएगा। ये एक्ट उद्यापन कहलाता है। अब इसके बाद हम दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका कि दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है। अभी जो दूसरा इलस्ट्रेशन है ये कहता है कि ए जेड को धमकी देता है
है ना। ए क्या कहता है, ए जेड को धमकी देता है कि यदि जेड ए को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को बाउंड करने वाला एक प्रोमाइजरी नोट अगर साइन करके नहीं दे देता है तो वो जेड के बच्चे को उठा ले जाएगा, है ना, उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर देगा। अब यहाँ पर जेड डर गया और जेड ने क्या किया, जेड ने एक प्रोमाइजरी नोट साइन करके ए को दे दिया। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो ए है, ए ने कौन सा अपराध किया है, तो इसका आंसर है कि ए ने एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया है। अब जो एक्सटॉर्शन है इसके आवश्यक तत्वों को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके एसेंशियल पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके एसेंशियल पॉइंट्स को, है ना, मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला आपका आता है कि कोई व्यक्ति है ना, उसे इंजरी पहुंचाने की धमकी देना, है ना, थ्रेटनिंग टू इंजरी एनी पर्सन, व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना इज अ फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो इंजरी पहुंचाने का जो भय है, जो डर है, ये स्वयं उस व्यक्ति को या उससे जुड़े हुए किसी अन्य व्यक्ति के लिए होना चाहिए। ओके, अब ये थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसका थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि ये जो इंजरी पहुंचाने की जो धमकी दी जा रही है या जो डर दिखाया जा रहा है, ये कैसे दिखाया जा रहा है, ये बैड इंटेंशन के साथ दिखाया जा रहा है, ये दुराशय के साथ दिखाया जा रहा है। यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डरा रहा है, धमका रहा है कि मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूंगा, तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में दुराशय है, बैड इंटेंशन है। इसके बाद हम इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो पर्सन है जिसको डराया गया है, धमकाया गया है ना, तो उस पर्सन को भय में डालकर उससे कोई संपत्ति या कोई दस्तावेज लेना। ठीक है, कैसी संपत्ति या दस्तावेज लेना, जिससे उसे कोई मूल्य प्राप्त हो सकता हो। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया है। अब कुछ केस लॉज हैं, उन केस लॉज को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला आपका आता है चंद्रकला वर्सेस रामकिशन। चंद्रकला वर्सेस रामकिशन, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट। चंद्रकला वर्सेस रामकिशन का केस है, इसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो एक्यूज पर्सन है, जो एक्यूज है वो कौन है, वो एक हेड मास्टर है। एक्यूज एक हेड मास्टर है और वो एक फीमेल टीचर को प्राइवेट में अकेले में बुलाता है और उसे कुछ पेपर साइन करने के लिए देता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर तुम इन्हें साइन नहीं करोगी तो वह उसकी इज्जत पर हमला कर देगा। अब यहाँ पर ये जिस तरह से हेडमास्टर साहब जिस तरह से डरा रहे हैं उस फीमेल टीचर को, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कर रहे हैं, ये उद्यापन का अपराध यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद हम एक दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं और इस केस का नाम है AR अंतुले वर्सेस RS नायक। AR अंतुले वर्सेस RS नायक, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इस केस में जो एक्यूज है ना, जो अभियुक्त है वो कौन है, वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। और जो चीनी सहकारी समितियों की कुछ शिकायतें सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं और चीनी सहकारी समितियों पर इस प्रॉमिस के साथ दान देने के लिए दबाव डाला गया है कि अगर वो दान देंगे
तो उनकी शिकायतों पर विचार किया जाएगा, उनकी कंप्लेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ माना गया कि यह ज़बरदस्ती वसूली जैसी कोई बात नहीं है, और अगर ज़बरदस्ती वसूली जैसी कोई बात इस केस में नहीं दिखती है तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन का कोई ऑफेंस नहीं बनता। ठीक है, तो इस केस में कहा गया कि यहाँ पर एक्सटॉर्शन का अपराध नहीं बनता है। इसका जो दंड है वो दंड कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 384 में इसका पनिशमेंट दिया गया है। और पनिशमेंट कितना दिया गया है? वो 3 साल तक का हो सकता है ना। कारावास कैसे हो सकता है? कारावास 3 साल तक का हो सकता है, या उसे फाइन इम्पोज किया जा सकता है उस पर, है ना, जुर्माना लगाया जा सकता है, या विद बोथ इट मीन्स उसे कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है ना। पनिशमेंट वाली बात कहाँ की गई है? सेक्शन 384 में की गई है। अब इसमें हम सेक्शन 385 को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 385 क्या कहता है? सेक्शन 385 कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति, है ना, जो भी कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाने के भय में डालेगा या डर में डालने का प्रयास करता है, तब ऐसा व्यक्ति, उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? उसे 2 ईयर तक का इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, या जुर्माने से, या इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों से उसे पनिश किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक बढ़ सकती है उसकी सज़ा, और विद फाइन और जुर्माना दोनों से उसे पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 385। अब जो एक्सटॉर्शन है इसके गंभीर रूपों पर भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, और इसमें जो सेक्शन है सेक्शन 386 को हम लोग पहले यहाँ पर डिस्कस करें कि सेक्शन 386 क्या कहता है। सेक्शन 386 कहता है कि जब एक्यूज किसी व्यक्ति को डेथ या ग्रेवियस हर्ट पहुँचाने के भय में डालकर एक्सटॉर्शन करेगा, तब उसे 10 साल तक के लिए सज़ा हो सकती है ना। कारावास कितना होगा उसे? इम्प्रिजमेंट कितना होगा? 10 साल तक के लिए हो सकता है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 387 को हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 387 क्या कहता है। तो सेक्शन 387 कहता है कि जब एक्यूज व्यक्ति, है ना, जब एक्यूज किसी व्यक्ति को डेथ का या ग्रेवियस हर्ट पहुंचाने के भय में डालने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, तो उसे कितना पनिशमेंट हो सकता है? तब उसे 7 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है, 7 साल तक का उसे कारावास हो सकता है, 7 ईयर तक हो सकता है। ठीक है, और फाइन से भी वो पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 387। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर अ नेक्स्ट सेक्शन 388। तो 388 की हम लोग बात कर लेते हैं। सेक्शन 388 क्या कहता है? सेक्शन 388 कहता है कि जब कोई व्यक्ति, यानी कि जो एक्यूज है, वो क्या करता है? कहता है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, मृत्यु या आजीवन कारावास से संबंधित दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देता है, देते हुए एक्सटॉर्शन करता है, उद्यापन करता है। ये प्रोविज़न कहाँ पर है? सेक्शन 388 में दिया गया है। इसके बाद अगला सेक्शन देख लेते हैं, और इसमें जो अगला सेक्शन है वो 389 है। और सेक्शन 389 क्या कहता है कि एक्सटॉर्शन का अपराध करने के लिए, है ना, एक्सटॉर्शन का अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। ध्यान रखना, अभी सेक्शन 388 हमने पढ़ा, सेक्शन 388 में कौन से अपराध का अभियोग लगाने की बात की गई है? डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की बात कही गई है। लेकिन सेक्शन 389 में मतलब ये कहा गया कि ऑफेंस है ना,
कोई अपराध है और उसका अभियोग लगाने के भय में डाला गया है या भय में डालने का प्रयत्न किया गया है, तो वो सेक्शन 389 में आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 389 को भी डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद दोनों में अंतर देख लेते हैं कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में क्या अंतर है। तो एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में अंतर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रोविज़न्स को देख लेते हैं। प्रोविज़न्स की हम लोग बात करें कि तो एक्सटॉर्शन के जो प्रोविज़न्स है वो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 383 से 389 में मेंशन किया गया है। जबकि थेफ्ट से संबंधित जो प्रोविज़न है वो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 378 से 382 तक में उसे बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने प्रोविज़न देख लिया है, प्रावधान इसका देख लिया है। अब कंसेंट को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हमने एक्सटॉर्शन को स्टडी किया है और एक्सटॉर्शन को स्टडी करने के बाद हमने पाया कि यहाँ पर कंसेंट तो होती है, लेकिन कैसे ली जाती है कंसेंट एक गलत तरीके से ली जाती है ना। कंसेंट कैसे ली जाती है, कंसेंट गलत तरीके से ली जाती है। इट मीन्स जो पर्सन है उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और डरा धमकाकर उसकी कंसेंट ली जाती है। जबकि अगर हम थेफ्ट की बात करें, चोरी की हम लोग बात करें, तो चोरी का जो ऑफेंस होता है वो पोजीशन होल्डर, प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति की पोजीशन में है उसकी कंसेंट के बिना ले ली जाती है। तो चोरी में सहमति जैसा कोई तत्व शामिल नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं और अगला पॉइंट बात प्रॉपर्टी की करता है। और एक्सटॉर्शन में किस तरह की प्रॉपर्टी का, चल या अचल जो संपत्ति है वो अपराध का विषय हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चोरी की, थेफ्ट की, तो थेफ्ट में हम कहेंगे कि किस तरह की संपत्ति होती है, किस तरह की संपत्ति अपराध का विषय बनती है, सिर्फ चल संपत्ति है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी ही इसका विषय हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें अगला पॉइंट है इसमें फोर्स, बल की इसमें बात कही गई है। और बल में कहा कि जो एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन में बल को यूज़ किया गया है ना। तो फोर्स है, फोर्स यूज़ हो रहा है, बल यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम थेफ्ट की बात करते हैं तो थेफ्ट में फोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है ना, फोर्स और फियर, डर ना, कोई ऐसी कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं होती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगले पॉइंट में कहा गया डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो बाय विक्टिम होती है। जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति खुद वो संपत्ति जो है एक्यूज पर्सन को देता है। ओके, एक्यूज पर्सन को देता है कि, और अगर हम चोरी की बात करें तो चोरी के ऑफेंस में, चोरी के अपराध में ऐसा कुछ नहीं है ना, कि जो कब्जाधारी है, जिसके कब्जे में संपत्ति है, वो अभियुक्त को ऐसी कोई संपत्ति नहीं देता। बल्कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चोरी के अपराध में तो चुपचाप संपत्ति उठाई और लेकर निकल गए, तो वहाँ पर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का पॉइंट नहीं आता है। कहाँ पर? चोरी के अपराध में। तो इस तरह से मैंने ये जो अंतर है कि एक्सटॉर्शन में और थेफ्ट के बीच में जो अंतर बताए गए हैं, इन सभी को मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इन सब को डिस्कस करते हुए एक्सटॉर्शन का जो टॉपिक है मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।